नमस्कार दोस्तों। आज बिहार का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और मैं अभी जिस वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लगभग सरकार किसकी बनेगी ये तय हो चुका है। और आज 14 नवंबर है, जैसा आपको पता होगा। आज परिणाम आने वाला था और जो एनडीए की गवर्नमेंट है वो दोबारा बिहार में रिपीट होने जा रही है। और लगभग मुझे अभी लगता है तकरीबन 207 सीट, जिसमें कि एनडीए के सारे घटक दल मिला करके कुल आने की उम्मीद है, या फिर कुछ बढ़ सकता है या कुछ घट सकता है। लेकिन ये कुल मिलाकर तय है कि एनडीए की सरकार आएगी। और दूसरी तरफ महागठबंधन, जिसकी लगभग सीटें अभी जो मैं अभी देख कर आया हूँ, तो लगभग मुझे लग रहा है 29 या 30 सीटें आएगी। और बाकी में अदर्स जो इंडिपेंडेंट होंगे। और बिहार जो है कुल 243 सीट है, जिसमें जो सरकार बनना है उसके लिए लगभग लगभग क्या 122 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए। और इस आंकड़े से काफ़ी दूर पहुंच चुकी है एनडीए। तो ये लगभग तय है कि एनडीए की सरकार बनेगी। बाकी जो कैसे कैसे चुनाव का जो आकलन है वो भी हम लोग अभी करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या परिणाम किस तरीके से आया है और क्या क्या प्रमुख बातें हैं जो इस चुनाव को पूरी तरीके से प्रभावित किया है। इस चुनाव में काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा था, आखिर असली मालिक तो जनता ही होती है लोकतंत्र में, कि नीतीश शायद हो सकता है कि उम्र की वजह से या कुछ और उम्र की वजह से और लगभग 2000 बिहार में 2005 से लेकर के 2025 है, नीतीश की सरकार लगभग रिपीट हो रही है। तो लोगों को लगा कि शायद इस बारी बदलाव होगा, परिवर्तन होगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और बेहतर तरीके से और मजबूत तरीके से सरकार बनने जा रही है। काफ़ी मुद्दा रहा, बेरोजगारी का मुद्दा रहा, पलायन का मुद्दा रहा, काफ़ी कुछ रहा। लेकिन उस सब को दरकिनार करके फाइनल जो है आज रिजल्ट आ गया है और सरकार फिर दोबारा एनडीए की ही बनेगी। अब मैं कुछ आपके सामने कुछ आंकड़े रख रहा हूँ, जो मैंने अभी कुछ 1-2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, बिहार के चुनाव से संबंधित ही था। अभी जो महागठबंधन में जो पार्टियां थी, जो जैसे कांग्रेस है, आरजेडी है, इन्होंने खूब प्रचार प्रसार किया एसआईआर के बारे में, चुनाव आयोग के बारे में, जाने क्या क्या बोला। और उसमें भी इन्होंने बोला वोट चोरी हो रहा है, फर्जी मतदाताओं को भी इन्होंने बोला कि वो भी शामिल करा जा रहा है। लेकिन जब मतदान परसेंटेज को इन्होंने देखा कि कितना वोट परसेंट इन्होंने देखा कि लगभग ओवरऑल देखा जाए तो दोनों चरण को मिला के लगभग 71% वोटिंग हुआ। तो फिर इन्होंने क्लेम किया कि हमारी सरकार बनने जा रही है। फिर इन्होंने ये मतलब एक्चुअली वो जो बात ये बोल रहे थे पहले चुनाव से पहले, वो सब जुमला और झूठ था कि वोट चोरी, ये सारी बातें। और जब चुनाव के टाइम पे जब देखा इन्होंने कि वोट परसेंटेज बढ़ गया, जब वोट अच्छी तरीके से डला है, तो इन्होंने बोला कि अब मेरी सरकार बनने जा रही है। इसका मतलब वो बात जो बोल रहे थे वो अपने आप में झूठ था, वो चुनावी मुद्दा था, ऐसे बता रहे थे। और अभी भी इनका जो बहाना होगा वो तैयार हो सकता है होगा, क्योंकि अब फिर से इनको पता है कि क्या परिणाम हुआ। ये तो कुछ ऐसा ही है कि मतलब कि आप कोई क्लास में हो और आपको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, तो आखिरी के दिनों में आपने कोई बहाना ढूंढ लिया है ताकि उसी को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा ही कुछ था, इन्होंने बहाना ढूंढ लिया और हर स्टेट में इनका यही बहाना होता है। कांग्रेस की भी मैं बात कर रहा हूँ, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं होता है, सिर्फ ये टारगेट करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसको,
चुनाव आयोग को, जिसका कोई आधार नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है। वोट चोरी को लेकर के जाने कितना इन्होंने पूरा आंदोलन किया और लोगों को बताया, लेकिन जो भी लोग वोट करके आए उसमें से एक ने भी ऐसा अभी तक नहीं कहा है कि वोटों का कुछ गड़बड़ या कुछ मामला है। तो कुल मिला के ये सारी बातें एकदम बकवास और निराधार है। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस की हालत तो बिहार में एकदम खस्ता है। कांग्रेस तो ऐसा समझ सकते हो कि आरजेडी जो है उसके पीछे ये लोटा लेके चलने वाली पार्टी है। इसका कोई आधार नहीं है। ये सिर्फ जुमले के आधार पर और गुमराह करके सोचती है कि सीट ले आएंगे। और जहाँ तक और भी मुद्दा मैं आपको बताता हूँ, जो ये छात्र का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था, हो सकता है बेरोजगारी हो, लेकिन इसको बढ़ा चढ़ा करके पेश करने में कहीं ना कहीं बिहार में जो ये कोचिंग सेंटर्स है और जो कहीं ना कहीं ये जो शिक्षक है जो बच्चे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी वगैरह करवाते हैं, वो ज़्यादातर बच्चे को सड़क पे ले आते हैं। बेरोजगारी हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ बेरोजगारी नहीं है, लेकिन चुनावी मुद्दा में चुनाव के टाइम पे ये शिक्षक भी कहीं ना कहीं मैदान में कूद जाते हैं। और अब आप देखोगे बहुत सारे शिक्षक है वहाँ बिहार में भी जो चुनाव के समय ये सारे कूद पड़े, बेरोजगारी है, ऐसा है वैसा है। अब आप देखोगे 5 साल वही शिक्षक अब इसी सरकार को अच्छा बोलेगी। अभी कुछ दिन पहले उसका जाने कितने पॉडकास्ट हुआ, सब में बुरा भला कहा और अपने आप को दिखाया कि कहीं ना कहीं ये सरकार जो है वो जनता की सुन नहीं रही है। लेकिन जनता ने इस तरीके से वोट किया है कि अब ये कुछ बोल भी नहीं पाएंगे उसके अगेंस्ट में। तो बेरोजगारी का जो मुद्दा था, जो छात्र सड़क पे थे, ऐसा तो कुछ अभी इस चुनाव में जिस तरीके का मैंडेट पड़ा है तो इससे समझ आ रहा है कि ऐसा कुछ था नहीं वास्तविक में। दूसरा, जो भी लोग बिहार से हैं और जिन्होंने 90 से लेके 2005 का दौर देखा है और 2005 से लेके 2025 का दौर देखा है, तो आप यकीन मानो कि चाहे जो ये सरकार है, एक मायने में कहीं ना कहीं 2005 के बाद में तो चाहे डेवलपमेंट उस पैमाने पे ना हुआ हो, बेरोजगारी उस पैमाने पे दूर नहीं हुआ हो, लेकिन एक बात जो मैं बोल रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जो बिहार में था वो कहीं ना कहीं जो 2000 पहले का था, 2005 से पहले का जो था और 2005 के बाद हुआ है, उसमें बहुत हद तक सुधार हुआ है, बहुत हद तक। क्योंकि आज जो मीडिया जो कुछ बोलती है कि चलो लालू की सरकार या कुछ भी ऐसा, तो वो मीडिया उस समय जाने से भी डरती थी। आज कम से कम खुलेआम चुनाव प्रचार में घर घर मीडिया पहुंचती है। वो 2005 से पहले संभव नहीं था, और संभव था भी तो वो अगेंस्ट नहीं दिखा सकती है सरकार के। तो ये बड़ा बदलाव है। बाकी जो गवर्नमेंट का जॉब है कमोबेश बेहतर तो हुआ है, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे जो सरकार बनी या सीएम का जो फेस था उनके फेस पे आप ये कह सकते हो कि उनकी कार्य क्षमता कम है, एज ज्यादा है, कुछ और, लेकिन ये आप नहीं कह सकते हो कि नीतीश पर्सनली, मैं नीतीश कुमार की बात कर रहा हूँ, तो पर्सनली आप ये नहीं कह सकते हो कि ये पर्सनल ये व्यक्ति किसी भ्रष्टाचार में लिप्त है, ऐसा नहीं था। लेकिन 2000 पहले की जो सरकार थी, लालू प्रसाद की सरकार, लालू यादव की जो सरकार थी, आप थोड़ा सा याद करें, घोटाला तो अलग था। उन्होंने क्या किया है कि अब जो मान लो कि उनके आने वाली पीढ़ी हो सकता है ईमानदारी से चुनाव में आ रहा हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनका जो शैडो है वो पड़ रहा है उनके आने वाले जनरेशन पे। उनका जो उन्होंने जो किया है, जो करतूत, उसका जो परिणाम है वो उनके आगे वाले जनरेशन पे पड़ रहा है। तो चाहे कितना भी ये ऐसा जैसे तेजस्वी यादव ने ही बोला कि भाई सरकारी नौकरी देंगे, हम लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है उसको दुरुस्त करेंगे, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं भरोसा नहीं होता है। उनको वही वो डार्क साइड जो है 1990s और 2005 के मिड का है वो उनके दिमाग में आता है कि किस तरीके से वहां पे था। अगर अभी के जनरेशन का कोई अगर वोट भी करना चाहे तो पहले के जनरेशन के लोग उनको बता देते हैं कि भाई उस समय ये सारी चीजें था। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि चुनाव में जो भी ये बता रहे थे और जो भी दिखा रहे थे कि हम इस तरीके से करेंगे, ऐसा मॉडल करेंगे, तो ये पूरा का पूरा, जो मैं महागठबंधन की बात कर रहा हूँ, तो पूरा का पूरा बेसलेस निकला। और जितना भी SIR का मुद्दा, ये सब फालतू, इसका कोई वजूद नहीं है।
अब तो ये विपक्ष भी कहने लायक नहीं रहे, क्योंकि बहुत ही कम सीट है, ये सिमट चुके हैं। और दूसरी चीजें मैं आता हूँ, अब जो एक थर्ड फ्रंट आया था बिहार में, जनसुराज। देखो, जनसुराज का कुछ ऐसा है कि जनसुराज की जो पार्टी है आई थी, वो मुद्दा सही लेके आई थी। वो पलायन का मुद्दा लेकर आई थी, वो बेरोजगारी का मुद्दा लेकर आई थी। उन्होंने ये कम से कम, जनसुराज के जो मुखिया है, उन्होंने कम से कम ये एक्सेप्ट किया था कि 2005 के बाद बिहार में सुधार हुआ है, लेकिन उस पैमाने पे नहीं हुआ और ज़्यादा होना चाहिए। पलायन नहीं रुका, लेकिन वो कहीं न कहीं इस बात को कंसीड, मैंने उनका इंटरव्यू वगैरह देखा, तो मैं बता रहा हूँ। और खुद वो चुनाव में जो है वो स्ट्रेटजी बनाने में माहिर रहे, काफ़ी 9 स्टेट में उन्होंने, जैसा उन्होंने बताया, सरकार बनाने में किया है। लेकिन खुद अपने फेस पे चुनाव लड़ना एक डिफरेंट थिंग होता है। देखो, बिहार का कुछ ऐसा है कि बिहार में जो जो परमानेंटली शिफ्टेड है, जो परमानेंटली रहता है, उसको लोग उसको लोग अपने करीब ज़्यादा पाते हैं। तो प्रशांत किशोर का जो छवि है, वो लोग जानते थे कि ये ऐसा, ये एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, लेकिन डायरेक्ट उनके बारे में ये था कि वो बिहार में रहते हैं, नहीं रहते हैं। देखो, कहीं न कहीं बिहार के जो लोग हैं, चाहे आप भले ही पढ़े लिखे ना हो, 5वीं फेल हो, बाहुबली ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो बिहार में ही रह रहा है, वो हमेशा वहीं रह रहा है, तो लोग ज़्यादा रिलाई करते हैं उस पे, ज़्यादा बिलीव करते हैं। दूसरा एक ये फैक्टर था। दूसरा, प्रशांत किशोर का मैंने जो इंटरव्यू देखा, उसमें कहीं भी उन्होंने हमेशा से जो कास्ट का फैक्टर है उसको डिनाई किया। उन्होंने बोला कास्ट कोई मैटर ही नहीं करता है बिहार में, पहले था अब नहीं है, जो कि बात एकदम बेकार लगता है। इसलिए क्योंकि बिहार में अगर आप चुनाव लड़ने जा रहे हो तो कास्ट आपको दिमाग में, चाहे आप फ्रंट पे बोलो ना बोलो, पीछे आपको स्ट्रेटजी बनाना ही पड़ेगा। और इस चुनाव में भी कास्ट फैक्टर है। देखो कैसे है, मैं बता देता हूँ। मैं कुछ आंकड़े देता हूँ जो मैं मिंट से मैंने उठाया, कुछ आंकड़ा मैं बताता हूँ। जैसे ईबीसी बिहार में 31% है, उसमें से 18.6% एनडीए को वोट करा है, 7.44% एमजीबी मतलब महागठबंधन को, और जनसुराज को 2.17% वोट किया है। यूसी अपर कास्ट की बात करें तो जो कि 10.5% है बिहार में, एनडीए को 6.3% वोट कर रहा है, और महागठबंधन को 1.79% वोट कर रहा है, और जनसुराज को 0.79% वोट कर रहा है। तो जो ईबीसी है वो जो है ज्यादा वोट एनडीए को कर रही है। जो ईबीसी का मतलब आप यहाँ ऐसा समझ लो, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास जो है उसकी बात कर रहा हूं मैं। और यूसी अपर कास्ट तो ज्यादा रिलाई करती है, ये सब जानते हैं। भले कोई डिनाई कर दे इस बात को अलग है, लेकिन 10.5% में से 6.3% एनडीए को दे रही है, 1.79 महागठबंधन को दे रही है। यहाँ भरोसा कम है महागठबंधन पे। और जनसुराज को 0.73%। महादलित जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, 14% है बिहार में, एनडीए को वो कर रही है 6.3%, और महागठबंधन को कर रही है 4.9%। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ भी जो महागठबंधन है वो महादलित का भरोसा जीतने में असफल रही है, एनडीए को ही ज्यादा वोट करा है। उसके बाद नॉन यादव ओबीसी, अब ओबीसी में भी नॉन यादव ओबीसी जो है उसकी बात कर रहा हूँ, 11% है बिहार में, जो एनडीए को 7.7% कर रही है, और महागठबंधन को कर रही है 1.65%। तो यहाँ भी जो आप देखो, महागठबंधन को जो नॉन यादव ओबीसी है वो वोट नहीं कर रहे। जनसुराज को 1.32%। पासवान वोटर जो 5% है, जिसमें 3.25% एनडीए को कर रही है, और महागठबंधन को कर रही है 1.25%, और जनसुराज को कर रही है 0.35%। यादव वोटर, जो अब इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूं वो यहीं पे कास्ट फैक्टर की जो मैं बात कर रहा हूं, यादव वोटर्स का जो पॉपुलेशन है बिहार में 14% है, जिसमें से एनडीए को महज 2.1% वोट मिला है, महागठबंधन को 10.92% वोट मिला है महागठबंधन में, जनसुराज को 0.7%। तो ये नोट करने वाली बात है। जो यादव वोटर है वो अभी भी कहीं ना कहीं पूरा का पूरा भरोसा महागठबंधन में भी खास करके आरजेडी पे दे रही है, आरजेडी पे जताती है। अभी भी एनडीए उसका पूरा भरोसा नहीं जीत पाई है, और एनडीए को करेंगे भी नहीं। वो आजीवन जो वोट है वो आरजेडी को ही करते आए। थोड़ा बहुत जो वोट है इधर उधर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप देखोगे बड़े पैमाने पे तो ज्यादा वोट वो महागठबंधन में भी आरजेडी को करेगी। फिर मुस्लिम वोटर्स 14.4% है बिहार में, जिसमें एनडीए को 0.72
परसेंट, बट महागठबंधन को 10.8%। अब आप देख लो, मुस्लिम वोटर्स का जो है फुल्ली जो रिलाई कर रही है, जो भरोसा कर रही है, वो महागठबंधन पे कर रही है। वो भी वोटर खास तौर पे आरजेडी और कांग्रेस में है। उसके बाद जन स्वराज को 2.16% दे रही है। तो कुल मिला के आपको मैंने ये कास्ट के आधार पे मैंने बताया। तो अब आप बताओ, देखो अभी भी मैं बता रहा हूं कि आरजेडी जो सीटें लाई है, जो परसेंटेज है वोटिंग का, उसमें से जो मुस्लिम और यादव वोटर्स है वो आज भी उससे कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। वो वोट एनडीए को नहीं कर रही है। एनडीए के लिए वो वोटर है ही नहीं। एनडीए के साइड जो शिफ्ट हो रहा है वोट, वो मैं बता देता हूँ। एनडीए के साइड जो अपर कास्ट, जिसको आप सवर्ण बोलते हो, ईबीसी है, वो आ रहा है, और जो महादलित है वो आ रहे हैं, जो नॉन यादव ओबीसी हैं वो आ रहे हैं, पासवान वोटर्स हैं वो आ रहे हैं। तो ये जो इकट्ठा होकर इतना सारा वोट आ रहा है, पर तो ये एनडीए के साइड शिफ्ट कर रहा है। बाकी जो आरजेडी के साइड जो वोटर्स थे, आरजेडी से कौन खिसक चुका है? आरजेडी जो है वो कहीं ना कहीं जो एससी वोटर्स है, महादलित हैं, उनके वोट को वो कंसोलिडेट नहीं कर पा रहे हैं। उनके साथ जो है यादव और मुस्लिम वोटर्स हैं, और वो कहीं ना कहीं उसी की राजनीति भी वो करते भी हैं। तो वो चाहे कैसी भी बात करें, तो यादव और मुस्लिम के अलावा कोई भी वोटर उनके साथ जुड़ना ही नहीं चाहता है। ये बात एकदम तय है। तो जो अगर कहते हो आप कास्ट मैटर नहीं करता है बिहार में, कास्ट मैटर करता है। तो मैं ये बात इसलिए बताया कि कहीं ना कहीं ये जो जन स्वराज पार्टी थी, जो प्रशांत किशोर, इन्होंने कास्ट फैक्टर को हमेशा से डिनाई करा है। इनको ये लगा कि जो डेवलपमेंट की बात हम करेंगे ना बिहार में, डेवलपमेंट की और पलायन रोकने की, तो इसके आधार पे लोग हमें वोट कर देंगे, जबकि यहाँ पे ही वो गलती कर रहे थे। देखो ये बात बोलना सही है कि आप डेवलपमेंट करोगे और आप पलायन रोकोगे, ये बात अच्छा लगता है सुनने में, और सच में सही बात है ये, और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन जब आप चुनाव में जा रहे हो ना, तो चुनाव में आपको कहीं ना कहीं आपको ये कास्ट फैक्टर लेके आना पड़ेगा बिहार जैसे स्टेट में, और आपको उसी के हिसाब से स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा। दूसरा, आप जो पलायन की बात कर रहे हो, बिहार में जितने लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, उसमें से मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनको डेवलपमेंट से, वो आप डेवलपमेंट कर भी दो तब भी बाहर ही जाएंगे कमाने के लिए। तो उनको आप चाहे कुछ भी कर लो, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, वो लोग बाहर जरूर जाते हैं, लेकिन उनकी जो मानसिक, जो वो सोचते हैं चीज़ों को, ये सोचते हैं कि ठीक है, बिहार में अगर उतने वेजेस का काम मिल भी जाए तो बिहार में नहीं, बाहर ही काम करेंगे। तो आप जिस ग्रुप को टारगेट कर रहे थे, वो ग्रुप कुछ खास नहीं था, और आप डेवलपमेंट, आपका अप्रोच अच्छा था, आप डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। आप ये कह रहे थे कि सरकारी नौकरी से क्या हो जाएगा बिहार इतने बड़े स्टेट का। ये बात बिल्कुल सही है कि सरकारी नौकरी से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन वहां का जो मेंटालिटी है, वहां की जो सोच है, वो डेवलप है इसी तरीके से, वो इसी तरीके से कोडेड है कि आप अगर थोड़ी फ्री बीज की बात करो, जैसे कि एनडीए ने लास्ट टाइम में 10-10 हजार रुपये दिया, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। तो आपने फ्री बीज की बात नहीं किया, जो डायरेक्ट बेनिफिट वाली बात है वो आपने नहीं किया। आपने फ्यूचर प्लानिंग की बात की, हम आएंगे तो ऐसा ऐसा करेंगे, तो लोगों को भरोसा ज्यादा उस पे था जो अभी मिल रहा है, अभी जो उसको मिल रहा है उस पे भरोसा था। दूसरा, एनडीए का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि 10% जो महिलाएं हैं वो पुरुष के तुलना में ज्यादा वोट किया है, तो वो भी एक शिफ्ट होने का बहुत बड़ा कारण है एनडीए का। तो ये जो बात मैं बोल रहा था वो जन स्वराज पार्टी के लिए ही मैं बोल रहा था, कि जो आप मेन मुद्दा था, आप बातें एकदम सही कह रहे थे। कोई भी पढ़ा लिखा होगा तो यही बोलेगा कि डेवलपमेंट होना चाहिए, पलायन रुकना चाहिए, विकास होना चाहिए। लेकिन जब चुनाव होता है तो वहां पे जो मुद्दा होता है वो कुछ और हो जाता है, क्योंकि वहां जो क्योंकि ये सब पार्टियां इसलिए जीतती है क्योंकि इनका जो उम्मीदवार खड़ा करती है, ये उसी प्लानिंग के हिसाब से करती है, कास्ट को देखते हुए। सेकेंड थिंग, आप बार बार कह रहे थे नौवीं फेल का, जो आप बता रहे थे, एग्जाम्पल दे रहे थे, आप बिल्कुल सही कह रहे थे। लेकिन एक चीज देखो कि आप बिहार में 5वीं फेल भी हो और वहां ही रह रहा हो, और बाहुबली भी हो जिसको इतना समझ भी नहीं हो, फिर भी वो चुनाव जीत सकता है, क्योंकि वो जिस पैटर्न पे काम कर रहा है, उस पैटर्न पे काम, आप जिस तरीके से सोच रहे हो, आप अलग तरीके से सोच रहे हो, वो सिर्फ साधने की कोशिश कर रहा है, और आप बात कर रहे हो फ्यूचरिस्टिक कि आगे आने के बाद हम ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा होगा। तो जनता ज्यादा रिलाई करती है जो अभी है उस पे, उसको वो महत्व ज्यादा देती है। तो ठीक है, आप का जितना लहर था, जिस तरीके से, और जितना भीड़ दिखा, उस हिसाब से जो आपने
आपने लगभग 3 साल कैंपेन भी किया, मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता हूँ और काफ़ी कुछ मुद्दा है जो आपने अच्छा उठाया था। लेकिन वहाँ जो चुनावी बातें हैं, उसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, जो ज़मीनी बातें हैं, जैसा मैंने बताया जात को लेकर के कास्ट फैक्टर है वहाँ पे और वहाँ पे फ्रीबीज़ की बातें, जो डायरेक्ट बेनिफिट करे लोगों को, डायरेक्ट हिट करे, उस चीज़ों को लेकर के। तो ख़ैर अभी तो एनडीए फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार वही बनाएगी। अब सीएम नीतीश कुमार होंगे कोई और, ये तो आगे वक़्त ही तय करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को ही शायद रिपीट करा जाएगा और मैं बधाई देता हूँ एनडीए को और जो उनके समर्थक हैं उनको भी। धन्यवाद।